नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन पहुंच चुके हैं। ओमान एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। ओमान एयरपोर्ट पर पीएम मोदी एक अलग अंदाज में भी दिखे। प्रधानमंत्री शेरवानी पहने हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए आप जॉर्डन की। जॉर्डन के किंग के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। जॉर्डन के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे और देखिए यहाँ एक अलग अंदाज में भी प्रधानमंत्री दिखाई दिए। 3 देशों के दौरे पर आज सबसे पहले प्रधानमंत्री ओमान पहुंचे हैं। ओमान में उनका स्वागत कर माफ कीजिएगा जॉर्डन पहुंचे हैं। अम्मान एयरपोर्ट पर पीएम का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और शेरवानी में आज अलग अंदाज में दिखाई दिए प्रधानमंत्री। 2 दिन की जॉर्डन यात्रा पर है पीएम। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, अहम दौरा है प्रधानमंत्री का, 3 देशों का ये दौरा है जिसमें सबसे पहले वो जॉर्डन पहुंचे हैं और वहां कुछ एक अलग अंदाज में भी दिखाई दिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त साल 2018 में प्रधानमंत्री पहली बार पैलेस्टाइन एरिया जाने के लिए जॉर्डन गए थे, तब उनका वो ट्रांजिट दौरा था, लेकिन उस वक्त भी जॉर्डन के किंग प्रोटोकॉल तोड़ कर आए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और उस समय ये फैसला हुआ था कि प्रधानमंत्री जॉर्डन का भी दौरा करेंगे। और आज जब जॉर्डन पहुंचे हैं तो यहाँ पर जॉर्डन के किंग के साथ उनकी मुलाकात होगी और फिर यहाँ पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। सबसे अहम बात यह है कि भारत और जॉर्डन के बीच पारंपरिक तरीके से बहुत अच्छे संबंध भी हैं और लगभग 17-18 हजार के करीब भारतीय जॉर्डन में रहते हैं और प्रधानमंत्री का उन भारतीयों को भी संबोधन करने का कार्यक्रम है। और जो दूसरी बात है कि जॉर्डन से भारत को फर्टिलाइजर की आपूर्ति होती है, जो कि बेहद अहम है। उसके बाद अगर आप देखें तो जॉर्डन फर्टिलाइजर के लिए काफी अहम किरदार निभाता है। तो इस दृष्टिकोण से जॉर्डन का विजिट इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो आज सत्ता समीकरण है उसमें जॉर्डन एक अकेला देश है जिसके इजराइल के साथ और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश है उनके साथ एक समान एक भाव से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जॉर्डन की जो ये एक अलग खासियत है वो भू राजनीति में भी भारत के लिए काफी सहायक साबित होगी। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे का ये पहला दिन है। कल वो जॉर्डन से फिर इथोपिया और फिर उसके बाद ओमान जाएंगे और मिडिल ईस्ट के हिसाब से ये दौरा काफी खास रहने वाला है। मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए भी और भारत के जो जॉर्डन के साथ संबंध है उस दृष्टिकोण से भी बहुत अहम है ये प्रधानमंत्री का दौरा। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। नितिन नवीन को तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। संजय सरावगी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। दरभंगा से विधायक हैं संजय सरावगी। तो संजय सरावगी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, दरभंगा से आते हैं और इनको अब बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई है। संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। संजय सरावगी इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, युवा नेता के तौर पर देखे जाते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं और इसके अलावा संजय सरावगी अच्छे प्रवक्ता के तौर पर भी माने जाते हैं। मंचों पर बीजेपी की तरफ से बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं। बीजेपी में खर मास शुरू होने से पहले 3 दिन में 3 बड़े ऐलान हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए जो कायस्थ समुदाय से आते हैं। वही अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दरभंगा के विधायक संजय सरावगी की नियुक्ति हुई है और एक दिन पहले पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर 2 बड़े राज्य बिहार और यूपी को बीजेपी को अध्यक्ष मिले। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो बिहार से आते हैं, संजय सरावगी बिहार से ही आते हैं, दरभंगा से विधायक चुने गए हैं, उनको बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पंकज चौधरी जो कि गोरखपुर से आते हैं, महाराजगंज के सांसद हैं, उनको यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का चुना गया है। और नितिन नवीन का बीजेपी के मुख्यालय में आज भव्य स्वागत किया गया। नितिन नवीन ने कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। गृह मंत्री शाह खड़े होकर बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन का इंतजार करते नजर आए। हमने वो तस्वीरें देखी जब गृह मंत्री अमित शाह
जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम बड़े नेता आला नेतृत्व से जुड़े नितिन नबीन का इंतजार कर रहे थे बीजेपी दफ्तर में खड़े होकर। और उसके बाद नितिन नबीन पहुंचे। भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हेडक्वार्टर में मौजूद थे और जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्हें उनकी कुर्सी पर बिठाया गया और उन्होंने कार्यभार संभाला। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 45 साल के, महज 45 साल की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नबीन। बिहार से आते हैं, बिहार सरकार में अब तक मंत्री थे और उन्हें पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनके नाम ने कई लोगों को चौंकाया है। नितिन नबीन ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं तमाम केंद्रीय मंत्री कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमें नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जिन्होंने नितिन नबीन का स्वागत किया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा इंतजार करते हुए नजर आए नितिन नबीन का, पहले से ही वहां पर खड़े होकर, मौजूद होकर। और फिर जब नितिन नबीन पहुंचे तो बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके ऊपर फूलों की बारिश कर दी गई। ये तस्वीरें दरअसल एक संकेत भी हैं, ये दिखाने की कोशिश की एक कार्यकर्ता का कितना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में किया जा सकता है और उन्हें कितने बड़े पद से नवाजा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश भी कर रही है कि एक आम कार्यकर्ता भी बड़े पद पर आसीन हो सकता है बीजेपी में। और आइए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर सीएम ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से कर दी है। बंगाल की राजनीति में हिटलर की एंट्री से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जर्मनी के क्रूर शासक एडोल्फ हिटलर को एक साथ दिखाया गया है। फोटो के कैप्शन में लिखा है, तानाशाह घबरा गया है। इसके साथ ही फोटो के ऊपर लिखा गया है, दोनों एक जैसे हैं। बंगाल की सियासी पिच पर हिटलर वाली तस्वीर से बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला तो सियासी तकरार की संभावना और तेज हो गई है। पहले से एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। हाल ही में फुटबॉलर मेसी के कोलकाता दौरे में हंगामे को लेकर भी बीजेपी ने टीएमसी पर आरोपों की बौछार की। सीएम ममता बनर्जी ने स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के लिए माफी मांगी तो बीजेपी ने उन पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया और इस हंगामे को राज्य और फुटबॉल खेल दोनों का अपमान करार दिया। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। संसद में हंगामे के बाद प्रियंका गांधी ने इस मामले पर बयान दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। इस पर बीजेपी ने विरोध जताया। संसद में हंगामा हुआ और जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। हंगामा हुआ तो प्रियंका गांधी सामने आई और उन्होंने कहा कि सरकार के लोग सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं? और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम बिल पेश होने की उम्मीद थी। यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया। हालांकि दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर टकराव बढ़ा। इसी के बाद सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। और एक बड़ी दिलचस्प खबर है, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की दिल्ली में गुपचुप मुलाकात हुई है। दोनों की मुलाकात से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की यह मुलाकात काफी अहम है। कांग्रेस की तरह वोट कटने का मुद्दा प्रशांत किशोर भी उठा रहे थे। माना जा रहा है कि इसी बारे में दोनों की अनौपचारिक मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात को पार्टी तूल नहीं देना चाहती, इसीलिए ऑफ रिकॉर्ड इस मुलाकात से प्रियंका गांधी इनकार कर रही हैं, जबकि ऑन रिकॉर्ड इस पर चुप्पी साधे हुए हैं।
पीके से मुलाकात की खबरें आई हैं। मुलाकात की खबर आ रही है। ये कोई न्यूज़ है? मुलाकात है क्या मैम? आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं हैं। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद पीके ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने संगठन को धार देने के लिए एक ब्लूप्रिंट रखा था, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। और केंद्र सरकार मनरेगा की जगह नया रोजगार गारंटी कानून लाने जा रही है, जिसका नाम विकसित भारत जी राम जी होगा। नए कानून में साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। बंगाल की राजनीति में हिटलर की एंट्री से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जर्मनी के क्रूर शासक एडोल्फ हिटलर को एक साथ दिखाया गया है। फोटो के कैप्शन में लिखा है, तानाशाह घबरा गया है। इसके साथ ही फोटो के ऊपर लिखा गया है, दोनों एक जैसे हैं। बंगाल की सियासी पेच पर हिटलर वाली तस्वीर से बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला तो सियासी तकरार की संभावना और तेज हो गई है। पहले से एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। हाल ही में फुटबॉलर मेसी के और कार्यकारी अध्यक्ष चुनने के बाद बीजेपी ने असम और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम पर है। इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी ने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को तमिलनाडु का प्रभारी बनाया गया है, जबकि अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी। वहीं विजयंत पांडा को असम का प्रभारी बनाया गया है। सुनील कुमार शर्मा और दर्शना जरदोश को उप प्रभारी बनाया गया है। सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु में है, जहां बीजेपी ने कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखा है। पार्टी तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। यहां डीएमके और एआईडीएमके के बीच सीधी लड़ाई होती है, लेकिन बीजेपी इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। तो असम में बीजेपी सत्ता में है, यहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। अगले विधानसभा चुनाव में वो अपनी सरकार को बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता कह रही हैं कि प्रदूषण पर जो आपको काम करना था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, विपश्यना के नाम पे निकल जाते थे। देखिए, तो बड़ी शर्मनाक बात है कि भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने विपश्यना की पद्धति पूरी दुनिया को दी, और दुनिया में पश्चिम में इतने बड़े बड़े लोग विपश्यना करते हैं, और मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध का और विपश्यना का मजाक उड़ा रही हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। और आज से 6 महीने पहले यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया गेट का फोटो डाल के कहती थी, हमने दिल्ली की हवा साफ कर दी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यमुना का फोटो खींच के डालती थी और कहती थी, हमने यमुना साफ कर दी। और अब दिल्ली के लोगों ने इनकी पोल खोल दी कि ना इन्होंने यमुना साफ की, ना इन्होंने दिल्ली की हवा साफ की। और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। अपनी मांग पूरी करने के लिए आयोग के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए। प्रयागराज में विरोध कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। कुछ देर के लिए छात्रों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर रहा, जिससे छात्रों में भ्रम और असंतोष बढ़ रहा है। खासतौर पर आरओ मुख्य परीक्षा के कट ऑफ और प्राप्तांकों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीसीएस प्री 2025 परीक्षा के परिणाम में नियमों के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्रों ने आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले से आंदोलन की चेतावनी के चलते प्रशासन ने आयोग के आसपास के पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था और टकराव की स्थिति ना बने।
और मुंबई से खबर है, मुंबई में क्राइम ब्रांच ने 200 करोड़ से ज्यादा के इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। मामले में राजस्थान और गुजरात से गिरोह से जुड़े अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। मुंबई से सटे मीरा रोड क्राइम ब्रांच ने 200 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थों की तस्करी मामले का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पहले इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट से जुड़े 2 ड्रग पेडलर को मीरा रोड से पकड़ा। इसके बाद अभियुक्तों से हुई पूछताछ के आधार पर गुजरात और राजस्थान से 9 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 4 अक्टूबर को काशीगांव पुलिस स्टेशन में एक रेड की गई थी, जिसमें हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया था और 1 करोड़ के आसपास की एमडी ड्रग्स जो है मेफेड्रोन उनके पास से जब्त किया गया था। पर हम लोग सिर्फ उससे जो है हम लोगों को लगता था कि ये इसके अंतिम सिरे तक पहुंचना चाहिए और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक हम उसमें 12 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उसके तार जो हैं जो बाकी स्टेट से जुड़े हुए थे वो हमने कम्प्लीटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। पकड़े गए सभी 11 अभियुक्त पुराने अपराधी हैं। इन पर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएम एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं। इनमें से कुछ अभियुक्तों के तार दाऊद इब्राहिम कास्कर गैंग से जुड़े हैं। ड्रग्स सिंडिकेट के पर्दाफाश के बाद अभियुक्तों के खतरनाक मंसूबों का भी पता चला है। अभियुक्तों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि नए साल के मौके पर ये अभियुक्त नशे की खेप के जरिए युवाओं को शिकार बनाना चाहते थे। देखिए संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मीरा भाईंदर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ये सफलता है करीब 200 करोड़ रुपए की ड्रग की फैक्ट्री राजस्थान में बस्ट करना। ये जो ड्रग की फैक्ट्री है इसमें जो 11 आरोपी पकड़े गए थे, उन 11 आरोपियों में 2 आरोपी दाऊद इब्राहिम कास्कर गैंग से संलग्न बताए जाते हैं, जिनके ऊपर हत्या, फिरौती, अपहरण और ड्रग के यानी एनडीपीएस के अलग अलग मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। एक बड़ी बात इससे यह साबित हो रही है कि क्या 31 दिसंबर के पहले यानी नए साल के पहले मुंबई और एमएमआर रीजन में डी कंपनी दोबारा एक्टिव हो गई है। एक बड़ी बात यह कि क्या डी कंपनी के जो पुराने गुर्गे हैं वो सभी गुर्गे दोबारा एक्टिव हो गए हैं और संगठित अपराध को छोड़ के यानी एमसी-ओसी के जो अलग अलग अपराध हैं उनको छोड़ के अब वो सॉफ्ट अपराध यानी ड्रग के केस में आ गए हैं। ये सॉफ्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री का लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के जरिए अलग अलग केमिकल बनाए जाते हैं और उन्हीं केमिकल के जरिए एमडी ड्रग्स बनाया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। आतंकवाद के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। साजन मसीह और मनीष बेदी को गिरफ्तार किया गया है। विदेश में बैठे आतंकियों के संपर्क में ये थे दोनों और बताया जा रहा है कि मुंबई से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से आर्मेनिया से ऑपरेट कर रहे 2 आतंकवादियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम साजन मसीह और मनीष बेदी बताए गए हैं। आज पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 2 ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀਨੀਆ ਬੇਸ ਸੀਗੇ ਸਾਜਨ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। साजन मसीह डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर डेरा बाबा नानक का रहने वाला है तो मनीष बेदी अमृतसर शहर का रहने वाला है तो यह दोवें पाक बेस्ड ISI सपोर्टेड हरविंदर सिंह रिंदा और US बेस्ड हैप्पी पासिया जिहड़ा उत्थे डिटेन हो गया है। ये दोनों आतंकी अमृतसर और गुरदासपुर के क्षेत्रों में ग्रेनेड हमले, हत्या, फिरौती सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके नेटवर्क और अन्य संभावित अपराधों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। और गोवा अग्निकांड के मुख्य अभियुक्त लूथरा ब्रदर्स कल भारत पहुंचेंगे। दोनों को कल सुबह दिल्ली लाया जाएगा। कल ही दोनों को रिमांड पर लेकर गोवा ले जाया जाएगा। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के मुख्य अभियुक्त लूथरा ब्रदर्स को कल सुबह थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली लाया जाएगा। हादसे के तुरंत बाद दोनों थाईलैंड भाग गए थे।
गोवा पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट से ही दोनों को कस्टडी में लेगी। दिल्ली की अदालत में कल दोनों भाइयों को पेश कर उनकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी, फिर उन्हें गोवा ले जाया जाएगा। गोवा के अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भीषण आग लग गई थी। इसकी सूचना मिलते ही रात करीब 11:15 बजे क्लब के मालिक लूथरा भाइयों ने तुरंत दिल्ली से थाईलैंड जाने की योजना बनाई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों भाइयों ने 7 दिसंबर को देर रात करीब 1:15 बजे ट्रैवल ऐप के जरिए थाईलैंड के फुकेट के लिए टिकट बुक किए। अग्निकांड के बाद जिस समय फायर ब्रिगेड क्लब में आग बुझाने और रेस्क्यू में जुटी थी, उसी वक्त लूथरा बंधु सुबह 3 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और 5:30 बजे की इंडिगो फ्लाइट 6E1073 से फुकेट के लिए रवाना हो गए। ये पूरी घटना आग लगने से 6 से 8 घंटे के बीच हुई। और यूपी के कानपुर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। रात के समय ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है और चोरी छिपे रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जा रही। पूरे देश में एसआईआर ने घुसपैठियों का रहना मुश्किल कर दिया है, लेकिन यूपी में घुसपैठियों को एसआईआर से ज्यादा डर पुलिस से है। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने अवैध रूप से रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन शुरू किया है, जिससे घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। ये वीडियो कानपुर का है, जहां सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियां डालकर रह रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने ऑपरेशन टॉर्च चलाया। इस दौरान पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर रहने वाले लोगों का सत्यापन किया। पुलिस के इस एक्शन का मकसद है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करना। कानपुर के पनकी नहर इलाके में जब प्रशासन की टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। एक एक घर में जाकर पड़ताल की गई, कागजात मांगे गए, साथ ही पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। सरकार की तैयारी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बाकायदा हर जिले में डिटेंशन सेंटर खुल चुके हैं, जहां घुसपैठियों की पहचान होने पर उन्हें रखा जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद में हुए बुलडोजर एक्शन की है, जहां डीटीपी इन्फोर्समेंट फरीदाबाद की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान टीम ने कई पक्के निर्माण, कार्यालय, दुकानें, फार्म हाउस, बाउंड्री वॉल, 30 डीपीसी और पूरे एरिया में बनी कच्ची सड़क नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इन्फोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी ने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी विकसित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस तरह के किसी भी गैर कानूनी गतिविधि पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों को चेतावनी देते हुए कहा कि गैर कानूनी कॉलोनियां बसाने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई कि अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले उसकी परमिशन, लाइसेंस और राजस्व रिकॉर्ड की जांच जरूर करें, ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी समस्याओं से बचा जा सके। हरियाणा के यमुनानगर में 7 दिसंबर को जिस महिला का सिर कटा शव मिला था, उसकी हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है। जो बातें सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। हिंदू प्रेमिका उमा को ठिकाने लगाने के लिए 6 दिसंबर की शाम टैक्सी ड्राइवर बिलाल 6 घंटे बेचैन रहा। वो हिमाचल के पावंटा साहिब की तरफ होटल में कमरा लेकर हत्या करना चाहता था। कमरा नहीं मिला तो एकांत जगह ढूंढता रहा। नहीं मिली तो यमुनानगर में कलेसर जंगल की तरफ आया। बिलाल ये हत्या जल्दी से जल्दी करना चाहता था ताकि वो सुकून से अपने निकाह की तैयारियां कर सके। पुलिस जांच में सामने आया कि उमा को कार में बिठाकर वो कई घंटे सड़कों पर ही घूमता रहा। उसे मौके की तलाश थी जो उसे मिल नहीं पा रहा था। फिर उसने कलेसर नेशनल पार्क को इस वारदात के लिए चुना। मर्डर के बाद बिलाल यूपी के सहारनपुर अपने घर जाकर निकाह की शॉपिंग में ऐसे जुट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस के सामने अब वो हथियार बरामद करने की चुनौती है जिससे बिलाल ने उमा का सिर काटा। यह हथियार बिलाल को सजा दिलाने में अहम सबूत बनेगा। अभी बिलाल 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। रविवार को उसकी निशानदेही पर हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर पर कलेसर जंगल की खाई से उमा का सिर बरामद हुआ है। और मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में 6 बाघों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ जहां मामले पर चिंतित है, वहीं विपक्ष सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है।
भारत के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह के भीतर 6 बाघों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही पूरे इलाके में अब तक बाघों की कुल मौतों का आंकड़ा 54 हो गया है। मामला सामने आने के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक यदि बाघ और तेंदुओं की मौत मध्य प्रदेश में हो रही है और लेटर्स भी जा रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी यदि अधिकारियों ने लापरवाही की, तो निश्चित तौर पर ये सरकार की चिंता जाहिर कर रही है। और सरकार ने अपने लेटर में स्वीकार किया है कि जो शहडोल लैंडस्केप है, जो बांधवगढ़ का, वहाँ पे शिकारी सक्रिय हैं। मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आप सोचिए, टाइगर स्टेट की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, और यहाँ पर ये सब घट रहा है। क्या तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर क्या बहुत हावी हो गए हैं जो इस तादाद में मध्य प्रदेश में जंगलों में घुस रहे हैं? सरकार सोई हुई है क्या? सरकार को कोई खबर नहीं है क्या? ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा के डीएम, यूपी सरकार और मंदिर कमेटी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही देहरी पूजा, दर्शन समय और वीआईपी दर्शन को लेकर सीजेआई ने गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। ये याचिका पुजारियों की समिति द्वारा दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मंदिर प्रबंधन समिति के कुछ फैसलों को चुनौती दी गई है। याचिका में मंदिर के दर्शन के समय को बढ़ाए जाने, देहरी पूजा को रोके जाने और कमेटी में मनमाने तरीके से पुजारियों की नियुक्ति होने का आरोप लगाया गया है। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के वकील श्याम दीवान ने कहा कि दर्शन के वक्त में बदलाव किया गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि समय में बदलाव का मतलब है अनुष्ठान में बदलाव, जिसमें देवता के आराम का समय भी शामिल है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि अगर मंदिर लंबे वक्त तक खुला रहता है तो समस्या क्या है। साथ ही यह भी कहा गया कि जब तथाकथित अमीर लोगों को जो मोटी रकम दे रहे हैं उन्हें अनुष्ठान करने की छूट दी जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में अमीर लोगों को विशेष पूजा करने की अनुमति देने की प्रथा की कड़ी आलोचना की है। और राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का आज सुबह निधन हो गया। रामविलास दास ने मध्य प्रदेश के रीवा में अंतिम सांस ली। 10 दिसंबर को दिल्ली से रीवा पहुंचे थे। वहां उनकी राम कथा चल रही थी। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और पिछले 2 दिनों से उनका इलाज रीवा में ही चल रहा था। आज सुबह उनकी हालत अचानक ज्यादा गंभीर हो गई। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल उन्हें एयरलिफ्ट कराकर भोपाल एम्स ले जाने वाले थे। इसके लिए एयर एम्बुलेंस भी रीवा पहुंच गई थी, लेकिन घने कोहरे के कारण वो लैंड नहीं कर सकी। दोपहर 12:20 पर उनका निधन हो गया। रामविलास वेदांती हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास के शिष्य थे। वह अयोध्या में हिंदू धाम नया घाट पर रहते थे। अयोध्या में ही सरयू तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास वेदांती 12वीं लोकसभा में यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद चुने गए थे। इससे पहले 1996 में जौनपुर के मछली शहर सीट से भी सांसद रहे। श्री राम मंदिर आंदोलन को धार देने के कारण उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। रामविलास वेदांती के निधन पर यूपी के सीएम योगी ने एक्स पर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए के हमले में 4 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में डर और आक्रोश फैल गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ताजा मामला अहिल्यानगर का है, जहां तेंदुए ने 4 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। देखिए कैसे रात के अंधेरे में तेंदुआ घर की छत से इस घर में दाखिल होता है। सूरज दिलीप कडलक का 4 साल का बेटा सिद्धेश कडलक घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसी समय घास में छिपे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और बच्चे को मौके पर ही मार डाला। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के वक्त सिद्धेश के पिता बाड़े में मवेशियों को चारा डाल रहे थे, जबकि दादी घास का बोझ लेकर पास ही गई हुई थी। बच्चे के अकेले होने का फायदा उठाकर तेंदुए ने हमला किया। बच्चे की चीख सुनते ही पिता और दादी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं इस घटना के बाद लोगों में काफी रोष है। वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग और पुलिस प्रशासन की अनदेखी की वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। उधर भारतीय जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नवंबर का महीना खुशखबरी लेकर आया। लंबी सुस्ती के बाद नवंबर में जेम्स ज्वेलरी के निर्यात में खासी बढ़ोतरी आई। इस ग्रोथ का कारण अमेरिका और चीन में बढ़ी मांग को माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
एक साल पहले नवंबर 2024 में दिवाली की छुट्टियों के कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद रहीं, जिसके चलते जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में खासी गिरावट आई। इसके उलट नवंबर 2025 में कट एंड पॉलिश चांदी, सोना और प्लेटिनम ज्वेलरी के निर्यात में खासी बढ़ोतरी हुई। क्रिसमस के चलते अमेरिका और चीन में बड़ी मांग को इस तेजी का कारण माना जा रहा है। मार्केट सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2025 में कुल जेम्स ज्वेलरी का निर्यात साल दर साल 19% बढ़कर $2.52 बिलियन हो गया। नवंबर 2024 में जेम्स ज्वेलरी का निर्यात $2.09 बिलियन था। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच जेम्स ज्वेलरी का कुल निर्यात $18.86 बिलियन रहा, जो कि पिछले साल इसी अवधि में $18.85 बिलियन रहा था। नवंबर में सीपीडी यानी कट एंड पॉलिश डायमंड का निर्यात साल दर साल 38% बढ़कर $919.74 बिलियन हो गया। नवंबर 2024 में सीपीडी निर्यात $666.34 मिलियन था। नवंबर 2025 में चांदी की ज्वेलरी का निर्यात 209% बढ़ा, जबकि प्लैटिनम ज्वेलरी के निर्यात में 35% की बढ़ोतरी हुई।